बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। पंजाब की बात करें तो ज़ाहिर है पंजाब के निगरान वज़ीर आला का इस टाइम सबसे हॉट इशू है और अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा, क्योंकि दोनों नाम जो अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से आए उन पर तीनों नामों पर जो है वो डिसाइड कुछ भी नहीं हो सका। अब डिसाइड करना है इलेक्शन कमिश्नर ने, और अब जो हुकूमत की जानिब से जो हुकूमती नाम आए हैं वो दो नाम हैं, अहमद नवाज़ सुखेरा साहब और नवीद चीमा। ये दो नाम सामने आ रहे हैं। इजलास कल 3 बजे पंजाब असम्बली में होगा और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन निगरान वज़ीर आला पंजाब बनेगा। हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद की बात करें, अपोजिशन की जानिब से मलिक अहमद ख़ान साहब का नाम सामने आ रहा था, आहा चीमा का नाम दिया उन्होंने, मोहसिन रज़ा नकवी का नाम दिया। लेकिन हमज़ा शहबाज की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन आया उसके अंदर उन्होंने मलिक अहमद ख़ान का नाम फाइनलाइज़ किया और उन्होंने कहा कि वी वांट मलिक अहमद ख़ान साहब टू बी द केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर। अगर मलिक अहमद ख़ान साहब केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के हो जाएँ या हुकूमत की जानिब से जो भी केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर आ जाए, ज़ाहिर है चीफ़ मिनिस्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सीट, हेड ऑफ़ द प्रोविंस होगा और केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है फॉर द कमिंग इलेक्शंस। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है नासिर शराजी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी। नासिर भाई, पंजाब असम्बली जो सूरत हाल चल रही है और जिस तरह से हमने देखा कि सिचुएशन हमेशा ही टॉपल होती रही, कभी कोई मंजरनामा बनता रहा, कभी कुछ मंजर बनता रहा, कभी ये होता रहा कि शायद पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी और साथ नहीं दिया जाएगा, लोग बिक जाएंगे, ऐसे खदशात थे। क्योंकि इट इज़ अ रूटीन इन आवर पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री कि लोग बिक भी जाते हैं, अपनी वफादारियाँ तब्दील कर भी लेते हैं, जिसके हमने रिसेंट मिसालें भी हमारे पास मौजूद हैं और हमेशा से ये होता आ रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो इन तमाम खदशात के बावजूद बड़े अप्स एंड डाउन्स देखने में नज़र आया हमें इस गवर्नमेंट के अंदर। और ज़ाहिर है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है उसके बाद तब से आए रोज़ कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में। किसी किस्म की स्टेबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिर है अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर होगी। और अब कोशिश ये की जा रही है कि पॉलिटिकली पाकिस्तान को स्टेबल किया जाए, जिसके लिए इमरान खान साहब जो हमेशा कहते थे कि मैं असम्बलियाँ तहलील करूँगा, उन्होंने पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील कर दी। लेकिन उसके बाद कल हुआ ये कि 35 पंक्चर लग गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो इट वाज अ ट्रम्प कार्ड फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। और जो PDM इत्तेहाद था और उन्होंने 35 बंदों को डीसीट किया और 35 मेन मेंबर्स थे, मेन MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं आप सर? देखिए, इमरान खान साहब अब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म रहे हैं, 26 साल का तजर्बा भी है उनका सियासत में, ज़माने का सरगर्म उन्होंने बकौल उनके बहुत देखा है, लेकिन मेरा ख्याल है पोलिटिकल इमेच्योरिटी है। ठीक है। देखिए, जब उन्होंने ये कहा, हुकूमत छोड़ी और उन्होंने कहा कि अब हम कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और उसके बाद ऑनवर्ड भी हम सारी असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे सकते हैं जहाँ जहाँ हमारी अक्सरियत है जी, तो मैं इसको एक इमेच्योर फैसला समझता हूँ। ठीक है। देखिए, दो बातें हैं, आइन है, कानून है और उसके बाद अखलाकियात है। ठीक है। तो जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत का तकाजा ये था कि जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गया, वो खुशदिली से और खुली आंखों से खुले दिल के साथ इसको कबूल करते। ठीक है। और अपोजिशन की बेंचेस पे जाके बैठते और हुकूमत के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते, असेंबली में अपना किरदार अदा करते। दूसरी तरफ जो लोग पहले अपोजिशन में थे और इनके हुकूमत से बाहर जाने के बाद अब वो इक़्तिदार में हैं, उनके पास भी मैंडेट है। ठीक है। अदम एतमाद इनके खिलाफ हुआ, उन्होंने एतमाद का वोट लिया, तो अब उनका हक है वो पूरा टेन्योर जो है जब तक उनके पास अक्सरियत है वो उसको पूरा करें। इमरान खान साहब अगर अपोजिशन में बैठे होते तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मौसर अपोजिशन लीडर के तौर पे वो किरदार अदा कर सकते थे। बाकी जितनी जमातों के सरबराह हैं उनकी निस्बत ज़्यादा एग्रेसिव होते। सर, लेकिन अब तो उन्होंने कोशिश की, यानी ये 35 लोगों को डीसीट होने से पहले उनका इरादा यही था कि वो वापस पार्लियामेंट में जाएंगे, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि राजा रियाज साहब के थ्रू या जो अपोजिशन लीडर है उन्हें चेंज किया जाए, किसी और शख्स को बनाया जाएगा। और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस जाना चाह रही थी पार्लियामेंट के अंदर, ताकि वो किसी तरह ये भी कुछ सरगोशियाँ हो रही थी कि शायद शहबाज शरीफ साहब को एतमाद के वोट का कहा जाएगा और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के थ्रू कहा जाएगा कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, दोबारा से अगर ले सकेंगे तो ठीक
के नहीं ले सकेंगे तो दोबारा से गवर्नमेंट की सिचुएशन फिर वही बनेगी चेंज होने की। तो इस बार तो कोशिश थी उनकी कि वापस पार्लियामेंट जाया जाए, लेकिन अब जो जाहिर है विफाक ने जो रोल प्ले किया और दे माइट बी वेटिंग, दे वर वेटिंग के किसी भी तरह से ये जो है असेंबलियाँ तहलील करें और ये वक्त आए, ये सिचुएशन आए हमारे सामने, तो उसके बाद हम अपनी तरफ से जो उनका ट्रम्प कार्ड था उन्होंने प्ले किया। राजा परवेज़ अशरफ साहब हमेशा कहते रहे कि जब तक मेरे पास एक एक करके तशरीफ़ नहीं लाएंगे मेंबरान, मैं उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिर हालांकि इससे पहले 11 लोगों के इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो चुके थे, फिर एकदम से अब 35 लोगों के इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए राजा परवेज़ अशरफ साहब ने। सर ये भी तो सिचुएशन देखें कि ज़ाहिर है यहाँ पे सियासत ही हो रही है, और अगर हम मोरल्स की बात करें तो मेरा ख्याल है हमेशा कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही ऐसी सिचुएशन। देखिए, इमरान खान साहब से एक सियासी गलती तो हुई जी कि उन्होंने अपने मेंबरान कौमी असम्बली से कहा कि मुस्ताफ़ी हो जाएं। दैट वाज टू अर्ली। उनको थोड़ा सा इंतज़ार करके सूरत हाल देख के मुशावरत के बाद फैसला करना चाहिए था कि क्या वो वाकई मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। ठीक है। और अगर उन्होंने इस्तीफ़ों का फैसला कर लिया था तो फिर 30, 35 और 8 और 10 की बात नहीं थी। देखिए, कुछ अरकान असम्बली ऐसे हैं उन्होंने इस्तीफ़े दिए और वो फिर पेश नहीं हो उसकी प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। उन्होंने दरपर्दा ये कहलवाया हुकूमती बेंचेस से कि हमारे इस्तीफ़ों को प्रोसेस ना किया जाए। वो इंटरेस्टेड थे कि असेंबली में बैठें और टेन्योर पूरा करें। यहाँ पे हमें इख्तलाफ नज़र आता है विद इन द रैंक्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। अच्छा, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनसे एक गलत मूव हो गई जो राइट इन द बिगनिंग हुई, अब उसको वो वापस ले नहीं सकते थे। अब हुकूमत का इस्तेहकाक था, स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। अब ये बुनियादी तौर पर एक लड़ाई शुरू है ना जी, तो हर पार्टी ने देखना है कि उसके हाथ में पॉलिटिकल वेपन कौन सा है। इनका ख्याल था, तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि वो असेंबली में वापस जाएंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो एतमाद का वोट लें जिसमें वो नाकाम होंगे और फिर कौमी असम्बली जो है डिसॉल्व होके जनरल इलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाना मजबूरी बन जाएगी। अब दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं वो भी इसी दश्त के खिलाड़ी हैं, वो भी तो बच्चे नहीं हैं, वो भी 25-25, 30-30 साल का तजर्बा रखते हैं। फिर आईनी और कानूनी माहिरीन की मावनत उनके साथ भी है, इनके साथ भी है। उन्होंने अपने लिए देखिए सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त PDM की जो गवर्नमेंट है वो जनरल इलेक्शन कराना नहीं चाहती। उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास मैंडेट है, हम अपनी टर्म पूरी करेंगे। मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं है, आईनी और कानूनी हक है। खान साहब से जो गलती हुई वो ये है कि इनके पास 2 बड़ी असम्बलियाँ थी जिसमें पंजाब और सूबा खैबर है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, ठीक है, उसके अलावा बल्तिस्तान की हुकूमत है। तो ये 4 असम्बलियाँ थी इनके पास डिलीवर करने के लिए अभी भी बहुत कुछ था। बतौर वज़ीर आज़म तो वो आउट हो चुके थे असम्बली से, लेकिन इन 4 असम्बलियों में, इन 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, 4 जगहों पे वो अपनी पूरी टीम पूरे एफर्ट के साथ डिलीवर करते, आवाम को रिलीफ देते, उनकी हालत बेहतर बनाते, जॉब्स क्रिएट करते और अपना वोट बैंक जो है उनको इंक्रीज़ करने का एक सुनहरी मौका उनके हाथ में था जो उन्होंने खो दिया। मैं समझता हूँ ये उनसे सियासी गलती हुई है। ऐसा ना होता तो इसका फ़ायदा तहरीके इंसाफ को होना था। अब गेम उनके कोर्ट में है नहीं। 35 अफराद जो हैं मेंबरान पार्लियामेंट, इस्तीफ़े उनके मंजूर हो गए, आइंदा कुछ और के भी हो सकते हैं। लेकिन अब हुकूमत को थोड़ा सा एज हासिल है कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो खतरा उनके सर पे मंडला रहा था वो कम अज़ कम नहीं है। अब वो चाहें तो वो बड़े आराम से कम अज़ कम आइंदा 6 माह तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, वोट ऑफ प्रॉब्लम तो नहीं है सर। लेकिन आज भी जब वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आई, तशरीफ़ लाई और उन्होंने स्टेटमेंट्स जो दिए, उन्होंने ये कहा कि IMF हमें जो कुछ करने को कह रहा है वो बहुत मुश्किल फ़ैसले हैं और पाकिस्तान के अंदर ये मुश्किल फ़ैसले हमें करना पड़ेंगे। ज़रा ये बता रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब इस टाइम पे एग्री नहीं है कि इतनी महंगाई और इतना कुछ पाकिस्तान के अंदर किया जाए, कि जिस तरह से माहिर मौशियात बताते हैं कि इस टाइम पे अगर सब कुछ ओपन किया जाता है, इस तरह डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, और अगर इसको इस तरह से ना कंट्रोल किया जाए तो शायद इस टाइम डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसके रेट जो हैं वो कहते हैं कि शायद वो 300 तक को टच ना कर लें। लेकिन आर्टिफिशियली जो कंट्रोल किया जा रहा है इसकी वजह से भी तो सर मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है कि हमारा फार्मास्यूटिकल्स का रॉ मटेरियल हो, हमारा पोल्ट्री की फीड की सोयाबीन हो और बहुत से इंग्रेडिएंट्स हो, यानी हज़ारों कंटेनर्स इस टाइम पोर्ट पे ब्लॉक पड़े हैं, LCs खुल नहीं पा रही हैं, आपने सारा सिस्टम जैम कर दिया जस्ट टू कंट्रोल द डॉलर। तो क्या दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर दिस? मैं समझता हूँ जी कि हुकूमत की तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि जी बहुत महंगाई हो जाएगी और शो ये किया जा रहा है कि वो बड़े रिलेक्टेंट हैं IMF की टर्म्स में आने के सिलसिले में, ये सारा दिखावा है। ठीक है। इस वक्त हुकूमत में जो लोग हैं
वही जैसे मिसल मशहूर है कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। ये दिखाने के दांत हैं, आवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि जी हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है आम आदमी की जो सूरत हाल है और महंगाई से आम आदमी जो परेशान है, हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। लेकिन आप मेरी बात लिख लीजिए, ये तमाम IMF की शराइत मंजूर करेंगे। माजी में भी ऐसा हुआ है और अब भी ऐसा ही होगा। और जहाँ तक आपने डॉलर की बात की कि डॉलर भी मज़ीद महंगा होगा, यस आई एग्री विद यू। हुकूमती पॉलिसियों का सरासर नुकसान होगा। हुकूमती पॉलिसियाँ कोई बहुत उम्दा नहीं हैं। हुकूमती पॉलिसियों में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी। आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था, डॉलर को बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता था। इसमें हुकूमत नाकाम रही है। और मैं ये नहीं कहता कि ये लोग नालायक हैं, ये इनके इल्म में नहीं है, ये इनको तजर्बा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मामला कहीं और डिसाइड होते हैं। ये सब लोग जो हैं ये तो बस अमल करने वाले लोग हैं, इन्होंने आंखें बंद करके अमल करना है और ये करेंगे और मईशत को मज़ीद ख़तरा से दो चार करेंगे। देखिए चंद रोज़ पहले खबर आई थी, एक तरफ ये डंडोरा पीटा जा रहा था कि जी हालात बहुत बुरे बहुत बुरे, फिर वो जो एक तो 35 गाड़ियाँ जो इंपोर्ट की जा रही हैं उनकी क्या ज़रूरत थी, फिर जो कुर्बानी आवाम से मांगी जा रही है, क्या मेम्बरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की तनख्वाहें रोकी गई? क्या किसी ने वॉलंटियर किया किसी पार्टी ने कि हमारा कोई मेंबर पार्लियामेंट जो तनख्वाह और अलाउंसेस नहीं लेगा? ये सारे करोड़पति नहीं अरबपति लोग हैं। बिल्कुल 5 से 10 करोड़ तो इलेक्शन का खर्च होता है, ठीक है, जो ये खर्च करके 10 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया आता है, उसके पास सरप्लस भी 50 करोड़ पड़ा हुआ होता है। डेफिनेटली। तो इन सबको कुर्बानी देनी चाहिए थी, हम ये तवक्को कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो इक़दामात उठाने चाहिए वो उठाए नहीं जा रहे। फिर लग्जरी आइटम जो हैं उन पे बैन होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये सब लोग जाते हैं ना साइकिलों पे, सब 800 सीसी की कारों में शिफ्ट होते, बिल्कुल पैदल जाते। MNA हॉस्टल से पार्लियामेंट तक कितना फासला है, ये पैदल भी जा सकते थे। बिल्कुल कोई एग्जाम्पल क्रिएट करते कि जनाब हम हैं सबसे पहले कुर्बानी दे लो। अब शहबाज शरीफ साहब के सिर्फ कपड़े बेच के तो इकानमी सीधी नहीं ना हो सकती। सर वो भी मेरा ख्याल बिके नहीं है, शायद उन्होंने बेचने की कोशिश नहीं की। आज मैं उनकी स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब की देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं जो उनका दौरा अभी दुबई का हुआ है, कहते कि मेरी मुलाकात शेख ज़ैद बिन नहयान से हुई और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ उनसे पैसे मांग कर, और मैंने जब उनसे पहले पैसे मांगे तो मुझे शर्म आई, फिर मैंने बड़ा हौसला अपना बढ़ाया और बढ़ाकर मैंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की कि आप मेरे बड़े भाई हैं तो मुझे $1 अरब मज़ीद जो है वो चाहिए होगा, और मैं बड़े मुश्किल हालात हैं हमारे, बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। तो सर क्या शर्म उन्हें इसलिए आ रही थी कि शायद शेख ज़ैद बिन नहयान भी जानते होंगे कि ये बंदा खुद तो खरबोंपति है और अपने मुल्क के लिए इतने पैसे मुझसे मांग रहा है, और मांगने के बाद भी इसके एसेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और मुल्क जो है वो गरीब से गरीब हो रहा है, एंड ही इज़ द लीडर ऑफ द कंट्री। क्या इसलिए उन्हें शर्म आ रही थी शहबाज शरीफ साहब को? मकाम शर्म तो और भी बहुत ज़्यादा है। देखिए इसी रेफरेंस से खातून शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू कर रही थी और उनका सवाल ये था कि इकानमी की बेहतरी के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम क्या है? ठीक है, तो मेरा ये ख्याल था कि ये कोई 5-7 ऐसे अपने प्रोग्राम जो हैं वो पेश करेंगे कि जी इन द लॉन्ग रन हमारे ज़हन में ये रोड मैप है और इस पे चल के हम अपनी इकानमी को बेहतर कर लेंगे। जवाब बड़ा मायूस कौन था, पूरे पाकिस्तान को मायूसी हुई जवाब सुन के। जवाब शहबाज शरीफ साहब का ये था कि जी आप जैसे लोग मिडिल ईस्ट हमारे दोस्त, आप सब हमारी मदद करेंगे तो हमारी मईशत ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल, कि आपके बगैर, आपकी मदद के बगैर हम ठीक नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा शर्मनाक जवाब जो था वो और नहीं हो सकता। पूरी कौम शर्मिंदगी महसूस कर रही है। काश ये जवाब ना दिया जाता, बात बदल जाते या कोई ढंग का जवाब देते। सर जिनेवा कॉन्फ्रेंस भी देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस पर शरीक थे, ही वॉज वन ऑफ द मेन मेंबर देयर, और शहबाज शरीफ साहब ने बड़े विक्ट्री के नारे लगाए और कहा कि जिस तरह हम पता नहीं कोई वहाँ पे बड़ा कोई इवेंट जीत गए थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहाँ पे लगे। और इस सब के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहाँ पे बैठ के इस चीज़ को कन्फेशन भी किया, एक्चुअली इट वाज अ कन्फेशन, कि इस बार जो पाकिस्तान के अंदर डिजास्टर आया है इसको हम मैनेज नहीं कर पाए, आइंदा अगर ऐसी कोई कुदरती आफत आएगी तो हम उसके लिए पहले से तैयारी करेंगे। इस बार भी हालांकि उनको अर्ली वार्निंग्स दी गई, यहाँ पे 2-3 माह पहले बताया जा रहा था कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें इस सब सैलाब को फेस करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो ये तो खुद सोए रहे हैं मौके के ऊपर, सर इन्होंने कुछ नहीं किया, और अब वहाँ बैठ के लोगों से इमदाद लेते हुए और लोगों से कर्जा लेते हुए, एक्चुअली उनके उसमें तो मेरा ख्याल 95% तो है ही कर्ज की रकम है, और जो वो भी जब मिलेगी तब की बात है, और वो लेते हुए भी ये जब अपनी इन चीज़ों को कन्फेशन कर रहे थे और जो तमाम लोग वहाँ पर लग्जरीज इंजॉय कर रहे थे, सर शायद मेरा ख्याल है कि इस बात पे शर्म आती होगी कि हम खुद तो इतने महंगे होटल्स के अंदर और आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर इतनी अय्याशियाँ बाहर कर रहे हैं और आके यहाँ पे लोगों से पैसा मांग रहे हैं गरीब आवाम के लिए, जबकि गरीब आवाम के पैसा पता नहीं कौन खा जाते हैं, यहाँ पे लीडर्स खा जाते हैं, कौन खा जाता है इस मुल्क के अंदर? सर देखिए 2 वाक़यात हैं, दोनों ऑन रिकॉर्ड लाना चाहूँगा, दोनों ही बहुत अफसोसनाक है। आप ज़रा याद कीजिए वो अयाम जब अभी इमरान खान साहब की हुकूमत
मौजूद थी, ये सब लोग हुकूमत में थे, तो शेख रशीद साहब ख़ास तौर पे बढ़ चढ़ के बयान दिया करते थे और कुछ और वज़रा हुकूमत के कि हम डिलीवर नहीं कर सके। ठीक है, तो इनके कन्फेशनल स्टेटमेंट तो मौजूद थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लोग चले गए, पीडीएम की हुकूमत आ गई, अब ये भी डिलीवर नहीं कर सके। तो आप अंदाज़ा फरमाइए कि सफ़र किसने किया? मुल्क ने सफ़र किया, आम आदमी ने सफ़र किया, हुकूमत के जो लोग हैं, रूलिंग एलीट जो है उसने सफ़र नहीं किया, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई कट नहीं लगा। टैक्स जो देते हैं वो हम आप देते हैं, आम आदमी देता है, बल्कि उनकी तो तनख्वाहों से पहले काट लिया जाता है जी। और आम आदमी अगर टैक्स में ज़रा भी कहीं हाथ रोकेगा तो टैक्स डिपार्टमेंट उसके पीछे लेके पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते उनको पूछने वाला कोई नहीं है, और वो रूलिंग एलीट है जिस पे कोई कट नहीं लगी। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत पीडीएम की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी नाकामियाँ एक नहीं 101 है, और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन साल के बाद हो या 1 साल असेंबली को या आगे ले जाएं या 6 माह, जब भी इलेक्शन होगा इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, और ये अपने वोट बैंक से हाथ धो बैठेंगे बहुत ज़्यादा हद तक। हमारे साथ मौजूद है सैयद अली इमरान साहब, माहिर मुआशियात हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अली भाई, सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है डॉलर जो है वो मज़ीद महंगा होता जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने आज इस बात का इतराफ़ तो किया कि उनको बड़ी शर्म आ रही थी अबू धाबी में पैसे मांगते हुए शेख ज़ैद बिन नहयान से, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है हुकूमती इदारों की तरफ से कि बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं जो IMF के इस 9th रिव्यू के लिए शायद उन्हें करने पड़ेंगे, और मज़ीद महंगाई के बॉम्ब हैं जो इस अवाम के ऊपर गिराने पड़ेंगे। सर, किस तरह से आप सिचुएशन को देख रहे हैं? क्या कोई रिलीफ आपको नजर आ रहा है अवाम की तरफ से? सर, अवाम के लिए सर देखें, मैं यहाँ पे बताता चलूं कि अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि साउथ एशिया में जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो श्रीलंका का है। ठीक है, श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन 64.4% पर है, जबकि अगर दूसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान का नाम आता है, और पाकिस्तान की जो फूड इन्फ्लेशन है वो 35.5% रिपोर्ट की है वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, और ये अब तो ये वो हालात हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान की गरीब अवाम उनको भुगतने पड़ रहे हैं। अब आते हैं डॉलर के ऊपर। डॉलर जो है वो 240 रुपए पर पहुंचा, और ये मिफ्ता साहब जो पीडीएम के जो है मशीर खजाना थे, उनके दौर में वहां 240 रुपए तक पहुंचा, और ये कहा गया कि बैंकों ने उसको मैनिपुलेट किया है और उसके ऊपर प्रोब भी होती रही जी। मगर उसके बाद इसहाक डार साहब आते हैं और ये 216 पर हो जाता है, और रोजाना 50 पैसे 1 रुपया ऊपर नीचे होते होते आज 230 क्रॉस कर गया। ठीक है, अब असल में क्या वो 240 ठीक था या ये 216 ठीक था, और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता रहा? तो जनाब आपने देखा कि डार साहब के जो 2013 से 18 के दरमियान में जिस तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया गया था, और उसी तरीके को इस दफा दोबारा दोहराया गया, क्योंकि इनको डॉलर कंट्रोल करने का माहिर समझा जाता है। मगर डॉलर एक रेट की बजाय 3 रेट में फ्लोट होना शुरू हो गया, जिसमें एक जो था वो इंटरबैंक का रेट था जो बड़ा कम नजर आ रहा था, दूसरी तरफ जो था वो एक्सचेंज कंपनीज का रेट था जो 10 से 15 रुपए ऊपर था, और उसके बाद एक ओपन मार्केट हुंडी का रेट था जो कि तकरीबन 260 से 70 पहले ही ये चल रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर की अपनी इस वक्त जो पोजीशन है वो वाकई में 230 नहीं बल्कि 270 से 30 के दरमियान में कहीं पर इसने रुकना है। ठीक है, अब आते हैं बात के लोन्स के हवाले से, और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है कि उसको किस तरीके से ये लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स और FDIs मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि पिछले साल जो FDI है उससे इस साल में जो मंथ ऑन मंथ की कंपैरिजन होता है वो तकरीबन आधी FDI जो है वो हमें मिली है। तकरीबन पिछले साल जो था तकरीबन 1 कुछ अरब की थी, और अब ये कोई 400 से 500 मिलियन डॉलर की है। तो पाकिस्तान में FDIs आना बंद हो रही हैं, रेमिटेंसेस जो हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं, क्योंकि जाहिर है कि डॉलर के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखा हुआ था। अब इसके अलावा जो डोनर कॉन्फ्रेंस में जो भी आपको 10 अरब के प्लेजेस मिलने की आपको सामने खबर सुनाते हुए ये बड़ा खुशी महसूस कर रहे थे, वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के लिए जो ये मिलेगा, तो उससे जाहिर है कि फिस्कल स्पेस क्रिएट होगी पाकिस्तान में दूसरे और चीजों को मैन्यूवर करने की। मगर ये सारे के सारा, और इसके अलावा UAE के जो रोल ओवर्स हुए हैं, और उसके साथ उसने एडिशनल पाकिस्तान को लोन देने की बात की है, सऊदी अरेबिया ने एडिशनल सेफ डिपॉजिट की बात की है, लेकिन ये सब मुंसलिक है IMF से।
ठीक है। 9th रिव्यू अक्टूबर में होना था, वो आज डिले का शिकार है और मार्च तक की उम्मीद है कि ये होगा। तो आज की बड़ी अहम जो खबरें दो हैं, वो बड़ी जबरदस्त अहम खबरें जो हैं, वो जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो है वो साइडलाइन में क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम पहले ग्रांट्स देते थे अपने दोस्त ममालिक को, मगर अब हम, चूंकि ये हमारे अपने वहां के जो अवाम का टैक्स का मनी है, तो हम नहीं चाहते कि ये ऐसे ही मुफ्त में बांटा जाए। यानी उनका मुखफ़्फ़ उनके कहने का मतलब ये था कि मुफ्त में बांटने के बजाय हम देखना चाहते हैं कि जो हम पैसा दे रहे हैं लोगों को, वो उससे रिफॉर्म्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उन्होंने भी अपना जो जोड़ दिया है IMF के रिव्यू के साथ या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिव्यू के साथ। तो इसका मतलब ये है कि 9th रिव्यू IMF का बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जब ये हमारे जो वजीर खजाना है जनाब इसाक डार साहब, जो ये कहते थे कि आई डोंट केयर, मैं मैनेज कर लूंगा। सर, वो इनका आई डोंट केयर कहीं IMF ने माइंड तो नहीं कर लिया इनके आई डोंट केयर को? मुझे भी यही नजर आता है कि वो माइंड कर लिया आई डोंट केयर, और इस वक्त कह रहे हैं कि 220 अरब डॉलर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अब ये 220 अरब डॉलर का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, टैक्स शॉर्टफॉल है, उसको कवर करने के लिए 220 अरब डॉलर कह रहा हूँ, सॉरी 220 अरब रुपए का इसको बिल्कुल 220 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है, उसको कवर करने के लिए नए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट जो है वो यकीनन लाया जाएगा। और उस मिनी बजट के अंदर जब ये टैक्सेस लगेंगे तो महंगाई का तूफान तो उठेगा, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल तो एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की दीगर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पेट्रोलियम लेवाई है वो अभी कम है, 50 रुपए नहीं हुआ पूरा। जैसे डीजल है, लाइट स्पीड डीजल है, इसके ऊपर जो है जब 50 रुपए पूरा किया जाएगा तो इनकी भी रेट्स बढ़ेंगे। और कहा यह जा रहा है कि इसके बावजूद टैक्स पूरा नहीं होगा तो इसके ऊपर GST भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा सॉरी बैंकिंग की जो ट्रेजरी इनकम है, आपने देखा ना कि दबाव का शिकार रखा तमाम इंडस्ट्रीज को। इसमें बैंक्स के बारे में भी कहा गया कि जनाब बैंक ने ना ट्रेजरी में बड़ा कमाया, तो उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रेजरी की जो इनकम है बैंक की, उसके ऊपर भी 41% मजीद टैक्स जो है ट्रेजरी इनकम के ऊपर लगाया जाएगा अलहदा से। इसके अलावा मशरूबात के ऊपर भी टैक्स है और बहुत दीगर दूसरे टैक्सेस भी जो है वो भुगतने पड़ रहे होंगे। तो अल्टीमेटली होगा ये कि पाकिस्तान में आपके सामने महंगाई, पहले अभी बताया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने, फूड इन्फ्लेशन 35.5% कही है, तो ये इसमें कई गुना इजाफा हो सकता है। तो जाहिर है आवाम पीछेगी, कई गुना इजाफा हो सकता है इसके अंदर। सर बिल्कुल जाहिर है कि देखिए IMF के पास अगर नहीं जाते तो कहा ये जा रहा है कि डबल हो सकती है इन्फ्लेशन अगर लेट हो गए हम, और अगर IMF जो है उसकी बात मान लेते हैं तो जाहिर है इसके अंदर इजाफा जो है वो एक खास परसेंटेज में होगा। जैसे अभी 35% है तो ये 50% तक जा सकती है। और अगर हम नहीं जाते, डिले करते हैं, ये PDM जमातों ने इमरान खान के ऊपर यही इल्जाम लगाया था ना कि आप डिले से गए। अच्छा, अगर वो डिले से गए तो उनके तो आखिरी 2 साल में जो GDP ग्रोथ है वो तो 5.5% रही। उनके 2-3 सालों के अंदर जो है वो नौकरियां 55 लाख पैदा हुई। आपके सामने टेक्सटाइल सेक्टर कहां जा रहा था, एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस कहां पर जा रही थी। ये इसलिए पिछले तकरीबन 8 महीनों में इंटरेस्ट रेट जो है वो 2.5% के करीब तकरीबन ऊपर जा चुका है, सिर्फ 8 से 10 महीनों में। और आगे ये कहा जा रहा है कि जो 22 या 23 को जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी शरह सूद वाली पॉलिसी आएगी तो शरह सूद में 1 से 2% मजीद इजाफा हो जाएगा, यानी 10 से 12 महीनों में 4% इजाफा लेके बैठे होंगे ये इंटरेस्ट रेट के अंदर। और जो इन्फ्लेशन है जो 10% के ऊपर छोड़ के गया था खान, आज जो है वो आपके सामने है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 25% के ऊपर पहुंची हुई है। तो ये तमाम चीजें सब इंटर रिलेटेड है। नहीं तो जिस तरह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शौकत तरीन साहब मौजूद थे, उनके साथ चीमा साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि जी हमारे दौर में हम रोज़ाना 14 अरब रुपए कर्जा ले रहे थे, इनके दौर में रोज़ाना 35 अरब लिया जा रहा है। अब अगर ये सिचुएशन है कि ये कर्जा भी रोज़ाना 35 अरब लिया जा रहा है, फ़ॉरेन रिज़र्व कहा जाता है कि जब खान साहब गए हैं तो फ़ॉरेन रिज़र्व शायद उस टाइम पे 19 अरब डॉलर था या 22 अरब डॉलर था, 2-3 फिगर्स आती हैं उस टाइम पे कि शायद इतना था। अगर उतना भी था, आज 4.5 अरब डॉलर रह गया है। तो मतलब अली साहब हमें ये बताएं कि ये पैसे गए कहाँ पे, कि यहाँ पे महंगाई भी बढ़ गई, हर चीज़ में एक्स्ट्रा पैसे भी जनरेट होना शुरू हो गए। ज़ाहिर है जब महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो टैक्सेस बढ़ जाएंगे, हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम भी एक्स्ट्रा हो जाएगी ना महंगाई की वजह से। तो जब ये सब कुछ होना शुरू हो गया और इसके बावजूद फिर फॉरेन रिजर्व का इस कदर नीचे आ जाना, इसकी क्या रीज़न बनी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि
लोन लेके लोन को रिपे करना जो है ना, ये कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है। सर लोन तो अब हम रोजाना 35 अरब ले रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि उसके अंदर आपको बताता चलूं कि एक्सटर्नल डेट पेमेंट कुछ और है और इंटरनल डेट जो रिपेमेंट्स हैं वो कुछ और है। इंटरनल डेट रिपेमेंट्स के अंदर जो है वो पीकेआर में आपने करनी होती है, अपने जीडीपी से एक खास हिस्सा निकाल के पीकेआर में पेमेंट्स करनी होती है। लेकिन जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, उसके अंदर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हिल जाता है और उसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को दुरुस्त करने के लिए आप खड़काते हैं दरवाजा आईएमएफ का, क्योंकि आईएमएफ जो है वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसके अंदर मदद करता है। और अगर आपने आजकल में खबर सुनी हो, बांग्लादेश में आईएमएफ जब गया तो आईएमएफ ने आते ही वहां पे भी ये चीजें जो है वो कहा कि ये महंगी कर दें, जिसमें तेल, बिजली और इस तरह की चीजें थी। ठीक है, तो बात ये है कि उस जमाने में आप ये अच्छा आप कंपैरिजन कर रहे थे हम, तो एक तरफ खान साहब की हुकूमत है और अब ये पीडीएम की हुकूमत है। कंपैरिजन में आप देखें कि उस वक्त जो इस मईशत मिली थी खान साहब को 2018 में, उस वक्त भी यही सब कुछ किया गया था, डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, इंटरेस्ट रेट्स उसकी वजह से चूंकि एक इम्पोर्टेड सब्सिडाइज्ड जो आइटम्स थी पाकिस्तान में आ रही थी, तो जाहिर है कि उसकी कीमत कम होगी, तो इन्फ्लेशन उस लिहाज से आपको कम नजर आ रही थी। मगर ये सब कुछ मसनूई था और इन्फ्लेशन कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो कम रखे गए हुए थे। ठीक है, ये सब कुछ मसनूई था। जब इस मसनूई चीजों को खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करना शुरू किया तो आपने देखा कि एक महंगाई आपको नजर आना शुरू हुई थी। ठीक है, मगर उसके साथ साथ इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी। आपने देखा कोविड-19 के दौर में इंडस्ट्रीज बंद नहीं की खान साहब ने, उन्होंने इंडस्ट्री चलाई रखी, जबकि इंडिया और इधर उधर जो है वो इंतहाई बेरोजगारी आम हो गई थी। यहाँ पे मजदूर जो है याशी कर रहा, मतलब उसके पास पैसे थे, उसके पास बेरोजगार था, और बेरोजगार नहीं था, उसके पास रोजगार था। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो है इन्होंने ग्रोथ की तरफ तवज्जो दी और साथ साथ डेट रिपेमेंट्स की तरफ तवज्जो दी। ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अच्छी डेट रिपेमेंट्स जो हैं वो खान साहब के इन 2-3 सालों के दौर में हुई हैं। एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स की बात करूंगा क्योंकि एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनके दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर क्यों कम हो गए इतने ढेर सारे? तो सर होता यह है कि जब हम एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स करते हैं तो कुछ हमने फ्रेंडली स्टेट से लोन लिया होता है, कुछ हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया होता है, या हमने कुछ कमर्शियल बैंक से लोन लिया होता है। और जब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपकी एक अवामी होती है, जिसमें जाहिर है कि आप एक अच्छे तरीके से, ये तो नहीं यहाँ पे 13 जमाते हैं ना, तो एक दूसरे को भी वो डिक्टेट करती हैं कि क्या दूसरे मुल्क को कहना क्या नहीं कहना। जब एक हुकूमत होती है तो वो अच्छे तरीके से दूसरी हुकूमत के साथ ना डील कर सकती है। तो पाकिस्तान पिछले जो 3 सालों के अंदर चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और मलेशिया, इन सब के साथ जो है तुर्की, इन सब के साथ जिस तरीके से डील कर रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि पाकिस्तान को जो लोन मिल भी रहे थे, रोल ओवर्स भी हो रहे थे। ठीक है, सबसे पहला जो सेटबैक है वो मार्च में रोल ओवर होना था, मार्च अप्रैल में रोल ओवर होना था चाइना का एक लोन जो पाकिस्तान को पे करना पड़ा 9 अप्रैल के बाद जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई। और जब पाकिस्तान ने वो पे किया तो उसके बाद पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट ना हिल गई और उसकी रोल ओवर आपने देखा कि जून में जाकर हुई। तो इतना बड़ा गैप था बीच में, और इसके बीच में जब आपको कर्जे लेके कर्जे उतारने पड़ रहे हैं, मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं वो रोल ओवर नहीं कर रही हैं, डिले कर रही हैं रोल ओवर में, वो अटैच कर रही हैं आईएमएफ के रिव्यूज के साथ, तो जाहिर है कि जो जब डिले होगी किसी भी किस्म की फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो के अंदर, तो आउटफ्लो जो है ना वो जब ज्यादा होगा तो पाकिस्तान के अंदर या उस कंट्री के अंदर हर चीज जो है वो खराब डिस्टर्ब हो जाएगी। बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, बेरोजगारी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इसके अलावा सप्लाई चेन सारी डिस्टर्ब होगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी, फूड सिक्योरिटी खराब हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि हमारे यहाँ पे दालें, मुख्तलिफ सब्जियां भी जो है वो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा अलमी है। इसके अलावा हमारा जो ऑयल है खाने का एडिबल ऑयल, वो भी बाहर से इंपोर्ट होता है। लोगों पाम ऑयल की बहुत बड़ी इंपोर्ट है, बड़ा मेन शेयर है इंपोर्ट के अंदर पाम ऑयल का। अब इमरान खान साहब का दौर अगर देखा जाए तो जाहिर है उस दौर में भी अवाम को इतनी खुश नहीं थी और इमरान खान साहब का ग्राफ जो है वो डाउन जा रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हालात कंट्रोल किए हुए थे, पेट्रोल को 150 पे रखा हुआ था, बाकी चीज़ें मेंटेन की हुई थी, गरीब को शायद उस टाइम पे रिलीफ मिल रहा था। आज तो गरीब इस बात को मान रहा होगा, अवाम मान रहे होंगे कि खान साहब उस टाइम पे रिलीफ दे रहे थे,
ये सब कुछ एक्सपोज तो इस हुकूमत के आने के बाद ही हुआ है कि इमरान खान साहब अब अच्छे लगना शुरू हो गए होंगे। अवाम को शायद उस टाइम पे अच्छे नहीं लग रहे थे और अवाम तंग थी इमरान खान साहब की महंगाई से, जो महंगाई मुकाओ मार्च ये लोग कर रहे थे, जो कुछ ये कर रहे थे। तो सर क्या इन्हें पता ही नहीं था? जाहिर है इनके पास भी इकोनॉमिस्ट हैं, इनके पास बड़ी तजर्बाकार टीम थी, क्या लोग इनको बताते नहीं थे कि अगर आप ये सेटअप इस तरह से टेकअप करेंगे तो आपके लिए इतनी मुश्किलात होंगी और आपसे इकोनॉमी संभाली नहीं जाएगी? सर मुझे लगता है, देखिए मैं नहीं समझता कि ये इतने भोले हैं या इतने ही नाअहल हैं कि इनको नहीं मालूम कि सिचुएशन क्या है। ठीक है। ये जब चलती हुई ट्रेन जो है वो उसको रोकने की कोशिश की गई 9 अप्रैल को। किसी भी हुकूमत को चलने देने चाहिए, अपने पूरा मियाद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अपने प्लान्स होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे फरवरी में एक प्लान बनता है कि हम रशिया से तेल लेंगे। ठीक है। आज खुशियों के चाँदने बजाए जा रहे हैं कि हम जो है वो रशिया से ऑयल लेने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है। और यही कह रहे हैं कि हमें सालाना $2 अरब का फायदा होगा। ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर फरवरी में तेल लिया होता तो आज जो है $2 अरब का फायदा आपके करंट अकाउंट को हुआ होता। बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट साल तो होने वाला है, तो शायद $2 अरब का फायदा हो गया होता। बिल्कुल $2 अरब का कब तक, तो फिर इसका मतलब फायदा हो चुका होता अगर खान साहब जो है उनको चलने दिया जाता। और इस वक्त जो है वो पूरा एक साल में मुख्तलिफ अमाउंट हम वहां से मंगा लेते। और जो खान साहब की टीम है वो ये कहती थी कि डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर जो है वो ले रहे थे। उस वक्त G7 ममालिक ने $60 के ऊपर जो है वो बार भी नहीं किया था। 30% डिस्काउंट गालिबन शायद कहा जा रहा था कि 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है हमें। जी बिल्कुल। उस वक्त इंडिया ने रशिया के साथ बहुत ज्यादा तेल ट्रेड किया। इसके अलावा चाइना जो है इस वक्त लार्जेस्ट बायर है तेल का रशिया से। और अगर हम बात करें कि खान साहब के दौर में महंगाई की, तो खान साहब के दौर में महंगाई का तनासुब देखिए आप कितने से कितना हुआ। वो 6% से बढ़ के तकरीबन 10% टोटल ओवरऑल जी 4 से 5% पूरे 3 सालों में हुआ। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि सानिया निश्तर का प्रोग्राम का जो था वो एहसास प्रोग्राम जो है उसमें बड़ी टारगेटेड सब्सिडी दी गई। किसी घर में काम करने वाली को, किसी माली को, किसी उसको मिल रहे थे पैसे उनको। और वो कोई छोटी अमाउंट भी नहीं थी उस वक्त के हिसाब से। मेरे ख्याल में लगभग 12,000 रुपए मिलता था। वो एक अच्छी अमाउंट थी। और जब इसी चीज को देखते हुए जो है ना, अगर इन्फ्लेशन हो रही थी तो गरीब आदमी को उसको टारगेट करके सब्सिडी भी दी जा रही थी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये काम अगर चलता रहता तो अब अगर आप देखें ना, वो था पहला 1 से 1.5 साल 18 महीने काफी मुश्किल थे। उसके बाद कोविड आया तो वो और मुश्किल पड़ गए थे। मगर उसके अंदर जिस तरीके से इंडस्ट्रीज को चला के रखा गया, तो उसी दौरानिए के अंदर जब इंडिया डाउन था, पाकिस्तान ने टेक्सटाइल की रिकॉर्ड सेल जो है वो की। इसके अलावा अब आगे आप देखें, आगे हम देखते हैं कि जो टेक्सटाइल है ये तकरीबन फाइनेंशियल ईयर 22 यानी जून 2022 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं, आप टेक्सटाइल के आप उठा के देखें, वेबसाइट पढ़े हुए होंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पढ़े हुए होंगे, बेतहाशा प्रॉफिट कमाया इन टेक्सटाइल कंपनी ने। और उसी चीज को देखते हुए तो मिफ्ता ने जो है वो कहा कि इसके ऊपर अगर टैक्स लगा दिया जाए तो यहाँ से जो है वो सुपर टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिए जाए तो पैसे पूरे किए जा सकते हैं। मगर अब आप देखें कि दिसंबर के जो रिजल्ट्स आएंगे टेक्सटाइल के, वो आपको डाउनवर्ड ट्रेंड में नजर आएंगे। सर वो तो सारा कुछ होगा। कोई बेहतरी ऐसी आपको नजर आ रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, इसी तरह से जो सेटअप अभी चल रहा है, क्या आने वाले 2-3 माह के अंदर आपको नजर आ रहा है कुछ बेहतरी हमारी इकोनॉमी में आ सकती है, या मजीद नजुली आपको नजर आ रही है फ्यूचर के अंदर? सर अगर स्टेटस को रहेगा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी, फॉरेन अफेयर्स हमारे प्रॉपर तरीके से, जो कॉमर्स अटैची हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर सकेंगे, स्ट्रांग नहीं करेंगे, हमारा फेस स्ट्रांग नहीं होगा इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस में, तो ये सिलसिला जो है ये मुसलसल जारी रहेगा। हाँ, इसके दौरान में कोई डॉलर कहीं से लोन मिल जाए, कोई डोनर कंट्री से कुछ मिल जाए, तो उससे जो पहिया है मुल्क का वो हल्का फुल्का चलता रहेगा, जो इस वक्त चल रहा है। मगर ये इस तरीके से पाकिस्तान इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमें हर चीज को अपने आप को लेके चलना है। उसके लिए हमें अभी इस वक्त कंसेंसस चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक हुकूमत होनी चाहिए। 13 जमातें नहीं सोच सकती। मिसाल के तौर पर बिलावल साहब ने कहा कि हम रशिया से तेल नहीं ले रहे। ठीक है, आपने देखा जब अमेरिका जाके उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम रशिया से किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। आज जो आप देख लें कि स्टेटमेंट आ रही है कि जनाब हम तो ले रहे हैं, और मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे हम ले रहे हैं। तो ये देखें, जब 2-3
मुख्तलिफ दिमाग अगर मिल के काम करेंगे तो फिर कोई एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे और डिले होगा हर डिसीजन लेना। फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की एट स्टेक है। बहुत शुक्रिया सैयद अली इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। आपने सुनी बातें, नासिर साहब माहिर मौशियात में बता रहे थे जो सिचुएशन है। ज़ाहिर है हुकूमत के अंदर भी हमें फ़र्क नज़र आता है। बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट की, जिस तरह इन्होंने अभी लास्ट बात की कि बिलावल भुट्टो साहब ने अमेरिका में बैठे हुए ये कहा कि हमारे रशिया के साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ना ऑयल ले रहे हैं ना गंदम ले रहे हैं, और यहाँ पे आप फिर गंदम भी आ गई और आज कहा जा रहा है कि ऑयल भी रशिया से इम्पोर्ट किया जा रहा है। सर ये जो कंट्राडिक्ट है, ज़ाहिर है फिर वो कंट्रीज़ भी तो फेस करती हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा कुछ कह रहा है और पाकिस्तान कुछ कर रहा है, तो ये भी तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के ऊपर। फिलहाल साहब मैं तो जो इकानमी के माहिर इमरान साहब तकरीर फरमा गए, मैं तो उससे बिल्कुल ही मुतासिर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ज़रा ये भी तो देखें ना, इमरान खान साहब के दौर में जितने कर्जे लिए गए वो 47 से लेके इमरान खान की हुकूमत आने से पहले जितने कर्जे लिए गए वो एक तरफ है, और इमरान खान साहब ने उन तमाम हुकूमतों की निस्बत ज्यादा कर्जे लिए। ठीक है, ये कहाँ की कामयाबी है और ये कहाँ की स्किल थी। फिर इकानमी का बेड़ा गर्क तो किया इमरान खान के वज़राए खजाना ने है। असद उमर क्या कर गया? असद उमर साहब इतने अगर वो एक्सपर्ट होते तो 6 महीने के बाद उनकी छुट्टी क्यों होती? फिर हफीज शेख साहब को लाया गया। लेकिन जरा मेरी बात सुनिए। असद उमर साहब फ्लॉप हुए बहुत बुरी तरह, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके, डॉलर उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, फिर हफीज शेख साहब आ गए। ठीक है, फिर वो फ्लॉप हुए। फिर तीसरा जो इकानमी का माहिर था वो शौकत तरीन साहब आ गए। ठीक है, शौकत तरीन साहब वो नाकाम आदमी हैं जिनसे अपना बैंक नहीं चला। ठीक है, वो अपना बैंक बेचने पे मजबूर हो गए अपनी नालायकी की वजह से। आपने हुकूमत पाकिस्तान का पूरा खजाना उसके हवाले कर दिया। तो जिस हुकूमत के टेन्योर में 3 वज़राए खजाना बदल जाएं और तीनों की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो, तो आप उसको कामयाब दौर कहेंगे और आप कहेंगे जी बड़ी तरक्की हो रही थी। क्या खाक तरक्की हो रही थी? लेकिन फिर मुफ्ती इस्माइल साहब आए, मुफ्ती इस्माइल साहब की वो तो पीडीएम लेके आए ना, इंडस्ट्री तो बड़ा प्रॉफिटेबली ग्रो कर रही है और बड़ा अच्छा चल रही है। कुछ नहीं चल रही थी, ये फेक फिगर है ना सारे, ये झूठ है। अच्छा, मुफ्ती साहब की अपनी इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है। जरा ये बताएं, कोविड की बात हो जी, पाकिस्तान बड़ा फ्लरिश कर रहा था। अंदर की बात है वो ये है कि कोविड में एशिया के बेशतर ममालिक की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद थी। ठीक है, हमने बंद नहीं की, हम चला रहे थे। तो सर वो सारे ऑर्डर जो है हमारे यहाँ शिफ्ट हो गए, लिहाजा हम फ्लरिश कर रहे थे। तो जेन्युइन ऑर्डर तो था ही नहीं। आज क्यों नहीं आ रहे वो ऑर्डर? ठीक है, वो ऑर्डर आज भी है ना। बिजली नहीं है सर, बनाएंगे कहाँ से? यहाँ पे लोडशेडिंग इतनी है, प्रॉब्लम्स इतनी है, डॉलर देखें, ना गैस है, ना एक्सपोर्ट्स हो पा रही है, ना डॉलर अवेलेबल है, ना गैस है, ना बिजली, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे आप? उस दौर को जो लोग कहते हैं कि जी बड़ा फ्लरिश कर रहे थे, सर मैंने ये बात की कि देखिए इमरान खान साहब के दौर को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है हमेशा। हमें भी पता है कि कोई दूध की नहरें नहीं बह रही थी। शायद मुझे वो 200 माहिरीन आप गिन के बताएं, शायद खान साहब अगर अपना टेन्योर पूरा करते तो हम लोग उनको वोट ना देते। लेकिन अब जो हो गया साहब, अगर वो टेन्योर पूरा करते पाकिस्तान जो है बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता। सर अब कौन सा बेड़ा तर गया हमारा? अब क्या हो रहा है? आई एग्री विद यू। देखे ना, इन लोगों ने तजर्बाकार लोग थे सर, ये तो तजर्बाकार लोग थे। मुझे बताएं वो जो रोज का 14 अरब रुपया आ रहा था वो कहाँ जा रहा था? ठीक है, वो ललित ललो में जाए, और अब 35 अरब रोज का खर्चा हो रहा है। तो सर 35 ही है ना, वो 14 से 35 हो गया। जो हुकूमत रोज के कर्जे ले रही है वो अक्लमंद कहाँ से हो गई? वो कामयाब कहाँ से हो गई? वो 200 माहिरीन आपने कभी उनकी शक्लें देखी हैं? जो इमरान खान साहब कहते थे कि हमारे पास मुख्तलिफ शोबों के 200 माहिरीन हैं, जब वो आएंगे तो 90 डेज में हम इस मुल्क की काया पलट देंगे। वो कहाँ थे 200 माहिरीन? मुझे नाम उनके नहीं, ऐसी तो बहुत सी स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब ने दी है। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर देना था, कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन आप ये देखिए उनके टेन्योर के एंड में आपके फॉरेन रिजर्व्स में $22 बिलियन। मैं बताता हूँ उनकी कहानी क्या है फॉरेन रिजर्व की। 18 या 19 बिलियन डॉलर थे। ठीक है, ये जो दिसंबर अभी गुजरा है, $8 अरब इन्होंने आके पे किए इस हुकूमत ने जी। ठीक है, $8 अरब की एक किस्त पे की। ठीक है, और कई जगह सूद पे किया। ठीक है, तो मुझे बताएं कि जिसके दौर में रिकॉर्ड कर्जे ले लिए गए, वो इकोनॉमी अच्छी कहां से थी? अच्छी तो उस वक्त होती कि जो पुराना कर्जा था उसमें से वो $100 अरब उन्होंने अदा किए होते। ठीक है, $500 अरब अदा किए होते तो हम कहते बाजी कमाल हो गया, इस आदमी को तो अगला भी टेन्योर दे दो। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी जो है आदादो शुमार की जगलरी है। जितने
मईशत के माहिरीन बनते हैं वो एक आंख बंद करके मईशत को देखते हैं, दूसरी आंख को खुली रखते ही नहीं। सोल्यूशन टू इकोनॉमी आप क्या समझते हैं? इस मुल्क में इकोनॉमी का सोल्यूशन क्या है? आज हुकूमत ने तो आवाम को तो हमें तो जवाब दिया है और कह रहे हैं कि मजीद महंगाई होने लगी है। 2 लफ्जों में सोल्यूशन है जी, लग्जरी आइटम्स एब्सोल्युटली बैन कर दी जाए, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, ठीक है जनाब, और सरकारी अल्ले तल्ले खत्म किए जाए, ठीक है, वरना जब तक ये अलाउंसेज और लाखों की तनख्वाहें और ये याशियां सरकारी जारी रहेंगी ये चीजें कंट्रोल में नहीं आएगी और मार्केट से मनी चेंजर को आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है, वरना जितना वहां से डॉलर आ रहा है वो इस मार्केट के थ्रू ड्रेन आउट हो जाता है। मनी ड्रेन आउट हो जाता है, पूरी दुनिया में अवेलेबल है, आप किसी भी मुल्क में जाएं तो आपको मनी एक्सचेंज। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? हर जगह डॉलर कंट्रोल होता है, ठीक है, देखें वो मुल्क स्टेबल हैं। आपका मुल्क स्टेबल कब हुआ है? पिछले 50 साल से स्टेबल नहीं है। मनी एक्सचेंजर इतना बड़ा माफिया और इतने ताकतवर है कि आपकी हुकूमत के अगेंस्ट वो ये सब कुछ कर रहे हैं। हुकूमत में शामिल लोग, वुज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट, सरकारी अफसरान, हर शख्स 2 चीजों में डील कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, उनके अपने मनी एक्सचेंजेस हैं। मैं आपको बता रहा हूँ वो 2 चीजों में डील कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से ज्यादातर लोग जो है या वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि पैसा बहुत होता है, फेयर फिर वॉट एवर, रियल स्टेट कहां से कहां चली गई, बिल्कुल। और दूसरा, जब से ये डॉलर क्राइसिस आया हर आदमी ने डॉलर लेके रखा हुआ है, बिल्कुल। जरा बैंकों पे छापे मारे ना, इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करें, अभी बैंक को लॉकर देखें, लग पता जाए। अभी कुछ देर पहले जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैंने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया है कि इन बैंकों ने डॉलर के अगेंस्ट और इस टेन्योर के अंदर फायदा लिया और किस किस ने क्या कुछ किया है। अब आप अंदाजा फरमाएं, इफ ही नोज एवरीथिंग सर, व्हाई इज ही नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दैट? यही मेरा सवाल अब आपसे और ये जो इकोनॉमी के माहिर हैं बहुत ज्यादा, उनसे भी आप भी पूछिएगा, ठीक है। इमरान खान के दौर में ये काम शुरू हुआ और जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने एक इंक्वायरी की जिसके नतीजे में पता ही लगा कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं वो ये मैल प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें आपका कौमी बैंक भी शामिल था, नेशनल बैंक। अच्छा जी, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मतलब यानी कार्रवाई होने की बात है, ये इमरान खान साहब के दौर की, इस दौर की बात नहीं हो रही है? जी, पिछले दौर से शुरू हुआ और इस दौर में भी होता रहा। सर अभी जो ये डॉलर की देखिए स्मगलिंग हो रही है, डॉलर बाहर जा रहा है, लोगों ने डॉलर उठा के बहुत सा खरीद लिया। यानी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मनी एक्सचेंजेस के थ्रू के फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज करते हुए, जो रेट ऊपर आ रहा था उससे 30 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो डॉलर बिक रहा था। मुझे एक बात का जवाब देना, डॉलर मार्केट अवेलेबल भी नहीं था। सब लोगों से जरा पूछे ना इकोनॉमी के सो कॉल्ड माहिरीन जी, नून लीग की गवर्नमेंट जब गई जी तो 123 रुपए पर डॉलर छोड़ के गई, ठीक है। 123 से पौने 200 तक कैसे पहुंचा, ठीक है। ये जो 3 मैंने आपको नालायक गुजरा खजाना बताए हैं पीटीआई के, ये उनका किया धरा था, ठीक है, जो कहते थे कि डॉलर को खुला छोड़ दो, ये नाच रहा है, ये खुद ठीक हो जाएगा। इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है ना जी, ठीक है। इनको पता नहीं था कि डॉलर कभी नहीं खुला छोड़ा जाता, उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। 3 नालायक गुजरा आजम ने इस मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क किया, उसको रिपेयर करने में अभी आपको 10 साल लगेंगे। 3 नालायक वज़ीर आज़म, यानी एक इमरान खान साहब, नवाज शरीफ असद उमर साहब, नो एक असद वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर खजाना, अच्छा 3, ठीक है। अच्छा, इन तीनों ने जो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, उसको अभी हम भुगतेंगे और हम और आप भुगतेंगे। तो यानी इसाहकदार साहब के बाद कोई और थर्ड आएगा जो आके इसको बैलेंस करेगा? सर पता नहीं जी कौन आता है, अभी तो हालात बड़े अनसर्टन है, ठीक है, सर्टेनिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हल आपने पूछा था वो यही था, सरकारी अल्ले खत्म किए जाएं। सर वो कौन खत्म करेगा? ये सर डॉलर को कंट्रोल किया जाए, मार्केट से मनी चेंज। इमरान खान साहब ने तो आगे भैंसे बेच की कोशिश की थी कंट्रोल करने की, किधर गई भैंसें और मुर्गियां और अंडे और कट्टे। यानी अंदाजा फरमाया, मुल्क का वजीर आजम है और जो 26 साल के तजर्बे वो लेके आया था और बड़ा विजनरी था कि मैं सारी दुनिया को दुनिया से बेहतर जानता हूँ, एंड पे जाते हुए क्या कह के गया, मुझे तो बाजवा साहब की समझ में नहीं है। अंदाजा फरमाए ना, ठीक है, ये विजन था। नहीं ये तो मेरा भी इस बात से इख्तिलाफ है कि वो हमेशा अपनी स्टेटमेंट्स में कहा करते थे। 2012 का इंटरव्यू उठाएं, बाद के इंटरव्यूज उठाए, वो कहते थे कि मुझे ऐसी हुकूमत मिले कि जिसमें मेरे पास पावर नहीं है, इफ आई एम गोइंग टू बी द पावरलेस लीडर इन अ कंट्री, तो मैं फौरन से रिजाइन कर दूंगा। पावर हंगरी इतने थे कि 3.5 साल चिमटे रहे, जो शायद उन्होंने देके निकाला गया तो निकले, उन्होंने नहीं रिजाइन किया, उन्हें रिजाइन करना चाहिए था, अपनी इस बात पे उन्हें पूरा उतरना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वहां पे उस सीट पे बैठे हुए। शायद इक़्तिदार का नशा ऐसा है कि कोई भी वहां पर बैठ के उतरना नहीं चाहता वहां से और इस चीज को एंजॉय करना चाहता है। जो हम आज भी देख रहे हैं कि हुकूमती लोग जो मौजूद हैं इस टाइम पे, अवाम परेशान है, मुल्क के अंदर आटा लेने से लोग परेशान है, यहाँ पे महंगाई और जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा किया खान साहब ने और पीटीआई ने इकोनॉमी पे, उसके असरात हैं। अनसर्टेनिटी की बात कर रहे थे ना इमरान साहब, वो ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी होगी तो इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। इस अनसर्टेनिटी का जो जिम्मेदार है वो कौन है? वो इमरान खान है। तो सर उनके पास हुकूमतें मौजूद थी, इनको चाहिए इलेक्शंस करवा दें और इलेक्शन क्यों करा दें? इलेक्शन ये भी आ जाए, बिल्कुल नहीं कराने चाहिए।
यानी कि जहाँ जहाँ असेंबलियाँ टूटी हैं वही इलेक्शन होंगे, आप देखिएगा। अच्छा, यानी वो जो आम इंतखाबात की बात खान साहब कर रहे हैं वो नहीं होंगे आपके सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों हो, उनके पास मैंडेट है, वो बैठे। इनके पास मैंडेट था, ये इतने एक्सपर्ट थे, इतने विजनरी थे, इन्होंने अपनी हुकूमतें गिरा दी। देखे ना कमाल इनका, देखे ना सोचों का। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं इस मुल्क का पहला लीडर हूँ जिसने अपनी हुकूमतें खत्म की है मुल्क की बेहतरी के लिए। नालायकी थी ना जी, नालायकी थी। अपनी हुकूमत कौन खत्म करता है? नालायकी में दूसरों की हुकूमत खत्म की जाती है जी। अच्छा, नालायकी में इमरान खान साहब ने अपनी दोनों हुकूमतें गिराई हैं और उनको ये चाहिए था कि वो दूसरे की हुकूमत गिराते, लेकिन मेरा ख्याल है शायद कोशिश वो यही कर रहे थे अपनी दोनों असेंबलियां तहलील करने के बाद कि अब विफाक में पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे और शहबाज शरीफ साहब ऑटोमेटिकली उनकी जो हुकूमत है वो आम इंतखाबात की तरफ चली जाएगी सिचुएशन शायद। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आगे भी तजर्बाकार लोग थे और वो तजर्बाकार लोगों ने इमरान खान साहब को 35 पंक्चर लगा दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी मैनूवर कर गई। और यहाँ पर अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे शायद इमरान खान साहब के अराकीन पार्लियामेंट भी कम हो गए हैं, तो किस तरह से वो पार्लियामेंट में जाएंगे और क्या करेंगे। और जो हुकूमत की चाल थी वो हमें ऐसा ही नज़र आ रहा है कि शायद अब आम इंतखाबात की तरफ मुल्क ना जाए और सूबाई इलेक्शंस होंगे, यानी पाकिस्तान पंजाब का और KPK का, और वो तमाम अराकीन नेशनल असेंबली जो DC2 हुए हैं उनके हलकों पर इंतखाबात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल भी नोटिफिकेशन जारी किया था अवाम के लिए और अवामुन्नास को मुतला किया कि आप अपने इन तमाम हलकों के अंदर अपने वोट्स को दोबारा रीचेक कर लें, क्योंकि हम अनकरीब नोटिफाई करने वाले हैं कि इन हलकों के अंदर इलेक्शंस की कॉल देंगे। विल टेल द डेट, आपको डेट इन्फॉर्म की जाएगी। और अब सिचुएशन भी शायद ऐसी ही नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन इन ही हलकों के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाएंगे। कराची की थोड़ी सी बात करूँ मैं नासिर साहब आपसे, कराची की सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? जमात इस्लामी ने बड़ा कमबैक किया वहाँ पर, और कमबैक की रीज़न शायद एक MQM का बॉयकॉट भी हो सकता है, और उसके अलावा जो सीट्स गेन किए हैं उन्होंने, उसके बाद आज भी वो सरापा एहतजाज हैं। क्या उन्हें सरापा एहतजाज होना चाहिए या उन्हें मेयर बना लेना चाहिए अपना? देखिए, कराची के जो इंतखाबात हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 और जमात इस्लामी नंबर 2 जो है वो तो खैर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो कहता था कि मैं पूरे मुल्क में इलेक्शन हो तो मैं स्वीप कर जाऊंगा, वो पार्टी उस लीडर को वहाँ पे वोट नहीं पड़ा। मैं आपको एक वाकया कोट करना चाहूँगा। जब उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया तो एक बेचैनी थी, ठीक है, MPs में, और लोग कह रहे थे कि यार ये आदमी कहाँ से आ गया और कहाँ से इसको 15 दिन पहले तो ये PTI में शामिल हुआ था इलेक्शन से, इसका क्या इस्तेहकाक है वज़ीर आला पंजाब बनने का। तो खान साहब ने फरमाया लोग उस्मान बुज़दार को ना देखें, लोग इमरान खान को देखें, लोग मुझे वोट दें। खैर बुज़दार साहब बन गए। सवाल ये है कि अगर इमरान खान का चेहरा देख के बुज़दार साहब जो है वो CM बन गए, तो फिर इस मरतबा आवाम को इमरान खान का चेहरा बल्दियाती इंतखाब में क्यों भूल गया, और अगर नहीं भूला तो इसका मतलब है उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोई दानिश्वर आज बात नहीं कर रहा, कोई साफी इस पे बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये इलेक्शन जो है ये माइनस बाजवा फैक्टर हैं। बाजवा फैक्टर माइनस हुआ, सब अपनी अपनी औकात में आ गए, जिसकी जितने सीटें थी उसको मिल गई। अब ये है कि इनको जिस इसका मतलब दबा लेते अगर थे ना, आम इंतखाबात होंगे तो फिर भी तो PTI को अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा कि क्या उनको मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो इनको कराने चाहिए ना आम इंतखाबात जी। इससे क्यों भाग रही है फिर विफाक? उनका मैंडेट है, वो क्यों भागे? वो बेवकूफ है, उनके पास इस्तेहकाक है, वो टर्म पूरी करेंगे। इनके पास भी टर्म पूरी होने में भी तो चंद महीने है ना कि वो उसको एक्सटेंड करने की तरफ जाए। अगस्त, देखिए अगर वो एक्सटेंड भी करते हैं तो कानूनी इस्तेहकाक है ना, गैर कानूनी तो नहीं है। इमरान खान साहब होते ये भी एक्सटेंड करते, कहते जी इकोनॉमी नहीं है ठीक, डॉलर यहाँ चला गया, पेट्रोल यहाँ चला गया, कोविड के असरात हैं और मैं नहीं करा सकता, तो एक कानूनी बात है। लेकिन 2018 के इंतखाबात में भी तो एक्सटेंड नहीं हुआ था और अपना वक्त पूरा करके हुकूमत 2018 में इकोनॉमी देखे ना कहाँ पे खड़ी, ठीक है। नवाज शरीफ साहब जब गए, वही तो मैं अर्ज कर रहा था, 123 पे डॉलर छोड़ के गए थे, 123 पे डॉलर छोड़ के गए थे 2018 के अंदर। मुल्क के हालात बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। आज मुल्क के हालात बड़े मुश्किल हैं। थैंक यू सो मच नासिर शिराजी साहब, आई हैव टू रैप अप द शो, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। जाहिर है जो हमें बताया हमारे एक्सपर्ट्स ने यही बताया कि 2018 के अंदर मुल्क के हालात बड़े अच्छे थे। आज हालात जो है वो 2018 से भी गए गुजरे हैं। वही लोग हुकूमत में मौजूद हैं जो 2018 में थे, आज भी वही लोग हैं, वही तजर्बाकार टीम है। इसके बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। और जो खबरें आज बताई जा रही हैं वो ये है कि शायद मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी आवाम के लिए, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। आप सबका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।